सैफ भाई समझाना है ना दर्शकों को, एक मिनट। मैं राकेश जी, ये इन्हीं की सरकार ने तो ये कहा था ना कि अल्पसंख्यकों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे उस देश में जहां से वो प्रताड़ित हो जाएंगे। तो प्रताड़ित होकर अपने देश नहीं आ सकता क्या व्यक्ति? ये तो कह रहे हैं आप धर्म के हिसाब से क्यों बांट रहे हैं? देखिए अनुराग जी, मुझे लगता है कि 2-3 बातें हैं जो दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दर्शकों को ही सीधे एड्रेस करने का काम करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं सैफ खान हो या समाजवादी पार्टी के हमारे साथी हो, इनको समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये जानते हैं, इनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये जानबूझ करके बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं देश की जनता जो आपकी टीवी को देख रही है, आपके देख रहे दर्शकों के सामने कुछ बातें स्पष्ट करूं। अभी एक सवाल उठाया मोहम्मद सैफ ने और ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि भारत का संविधान अनुच्छेद 14 ये इस बात के लिए प्रतिषेध करता है, निषेध करता है, रोकता है कि धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अनुच्छेद 14 भारत का संविधान भारत के नागरिकों पर लागू होता है, लेकिन पाकिस्तान के नागरिकों पर लागू नहीं होता है, बांग्लादेश के नागरिकों पर लागू नहीं होता है। ये नागरिकता उन लोगों को दी जा रही है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आना चाहते हैं या भारत आ गए हैं और मजहबी प्रताड़ना के आधार पर आ गए। ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये सत्य है कि इस देश से मजहब के आधार पर देश का विभाजन हुआ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश मजहब के आधार पर बने और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में मजहब के आधार पर जो भारतीय मूल के लोग रहे हैं, भारतीय मूल से उपजे हुए धर्मों के लोग रहे हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो हिंदू हो, वो ईसाई हो, अगर किसी भी प्रकार से उन पर मजहबी प्रताड़ना हो रही है तो उनको आज शरण देना ये भारत का दायित्व है, भारत का कर्तव्य है। भारत की सांस्कृतिक विरासत में हमने इसी को बार बार गर्व किया है। वसुधैव कुटुंबकम। राकेश जी, सैफ खान बोल रहे हैं आप रोहिंग्याओं को भी रखिए देश में, भी कांग्रेस जानती है, ये सारे तथ्य को जानते हैं। वो कह रहे रोहिंग्याओं को भी रखिए। मैं तो सुनकर के बहुत आश्चर्य में हूं कि रोहिंग्याओं को भारत में लाने की वकालत कर रही है कांग्रेस पार्टी। आज बांग्लादेशियों को भारत में बसाने की बात कर रही है। अरे इनका बस चलेगा तो ये पाकिस्तानियों को भी भारत में बसा देंगे। अरे भाई स्वीकार करिए ना, अखंड भारत की कल्पना पर ले आइए। आप स्वीकार करिए कि भारत का विभाजन देश की एक बड़ी गलती थी, बड़ी चूक थी, जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन बड़े नेताओं की सबसे बड़ी भूमिका थी। आप स्वीकार करिए और कहिए कि हम देश की सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस बात के लिए प्रयास करे कि कैसे अखंड भारत फिर से बन सके। अरे भाई ये सच स्वीकार करिए कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग मुल्क है, स्वतंत्र मुल्क है और उन मुल्कों में भारत से जुड़े हुए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं और मुझे लगता है कि इस पर क्लियरिटी होनी चाहिए। राकेश जी और सैफ जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। क्या जर्मनी शरण देगा? नहीं, एक बहुत छोटी सी बात सैफ भाई, मैं चाहता हूं आप जवाब मत दीजिए, बस मैं एक छोटा सा पॉइंट जो दर्शकों के मन में और क्लियर कर देगा चीजों को। कल को गाजा के लोग कह देंगे भैया हमें भी भारत आके रहना है क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते, तो आपके हिसाब से सबके लिए दरवाजे खुले होने चाहिए, तो गाजा के लोग भी यहीं आके रह लें और फिर आप चले जाएं देश के बाहर। ऐसा हो सकता है क्या? क्या सैफ भाई आप भी मतलब आप साथ, और क्योंकि आप जब सत्ता में थे आजाद भारत में, तो आपने ही नेहरू लियाकत पैक्ट पे हामी भरी थी कि अल्पसंख्यकों को, फिर से कोट कर रहा हूं मैं, अल्पसंख्यकों को अगर जुल्मों के दौर से गुजरना पड़ता है तो उनको वापस उनकी जमीनी जहां पर हालात हैं वहां पर आने की इजाजत मिलेगी। ये पैक्ट का एक सर बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे लगता है कि आप इस पर भ्रम मत फैलाइए, मैं और चर्चा इस पर करना चाहूंगा। शबनम खान जी, लेकिन आपके पास आता हूं, ये जब बात CAA की हो रही, जिसमें मजलूमों को देश में रहने की जगह मिल जाएगी, उसे असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो हैं वो इस बात से जोड़ देते हैं कि भैया इंतजार आप CAA का कर रहे थे, CAA आ गया, अब NRC और फिर NPR के लिए तैयार रहिए। तो ये तो डर की सियासत है, इसमें अच्छा देखना ही नहीं है आपको, जिससे देश के लोग ये समझ पाए कि कानून दरअसल है क्या। आपको वो दिखाना है जो आपको समझ में आता है, जो असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। शबनम खान जो है, सुनिए, मैं आ रहा हूं भाई, प्लीज सर भाई को कहिए कि जरा थोड़ी देर चुप रहे, लगातार बोल रहे हैं वो। हाँ सर भाई, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, अभी चर्चा होगी। शबनम जी प्लीज कंटिन्यू। मैं अपने भारत के सारे नागरिकों को बता देना चाहती हूँ, अनुराग भाई आपके चैनल के माध्यम से, CAA से किसी मुस्लिम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना थी, ना है, ना भविष्य में होगी। ये जो अल्पसंख्यक, भाई आप तो पाकिस्तान भी अपनी कंट्री ले लेते हैं, 56 कंट्री भी मुस्लिम है, आप वहां जाके लड़ो ना। जिन्होंने फिलिस्तीन वाले जो व्यक्ति थे उनके लिए अपने दरवाजे तक नहीं खोले, आप मुसलमान कंट्रीज से तो दरवाजे खुलवाने को मना कर रहे हैं कि मत खोलिए मुसलमानों के लिए भी दरवाजे। और भारत में, सैफ भाई चुप रहिए, और भारत में चाहते हैं कि रोहिंग्या को बसाया जाए ताकि रोहिंग्या, ये जो हत्या, बलात्कार और देश में ये गुंडागर्दी, ये जो आप शाहीन बाग बना के बैठ जाते हो,
नहीं साहब भाई प्लीज प्लीज, किसी को शर्म आए या कोई बेशर्मी करे इसका सर्टिफिकेट प्लीज मत दीजिए प्लीज। साहब भाई प्लीज, साहब भाई एक मिनट शबनम जी, एक मिनट। साहब भाई आप सम्मानित प्रवक्ता है, साहब भाई मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, सबको अपनी बात कह लेने दीजिए। आपकी बातें बहुत ज्यादा इंडोर्स हुई हैं, आप ही की बातों को सुना है दर्शकों ने। साहब भाई अब मुझे मजबूरी में आपका आवाज का पैडल गिराना पड़ेगा। साहब भाई अगर आप बोलेंगे तो मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी आपकी। साहब भाई प्लीज हो गया, ठीक है। शबनम जी प्लीज कंटिन्यू एंड सम अप प्लीज। कब तक शोषण करेंगे आप? हिंदू भाइयों के लिए आप कोई काम करने को तैयार नहीं है। पहली बार कोई सरकार मुस्लिमों को भी लेकर चल रही है, मुस्लिम बेटियों को भी लेकर चल रही है। हाँ। और वो हिंदू भाई जो पाकिस्तान का आपको पता नहीं है क्या, 17 साल की बेटी 80 साल के मुल्ला से ब्याह दी और उसका धर्म परिवर्तन करवाया। कितने % बचे आज वहां? नहीं, ये सब लगातार मत बोलते रहिए। सारे मुसलमानों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है सारी जिंदगी आपने अपनी वोट बैंक के लिए मुसलमानों को प्रताड़ित किया है। हलाला 3 तलाक देते रहिए, बेटी प्रताड़ित होती रहे। भारत की बेटियों की चिंता नहीं थी आपको उन रिफ्यूजियों की चिंता हो गई। मुसलमानों की जब 56 कंट्री है वो वहां जाएंगे ना, वहां उनके लिए रास्ते। भारत में पहली बार जो हमारे भारत के हिंदू भाई रह रहे काफी समय से या जो कोई प्रताड़ित किए जाएंगे, मैं शबनम खान बोल रही हूँ, हमारा दिल, हमारा भारत पहली बार उनके लिए कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहा है। हर मुस्लिम को उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, कैसे मुसलमानों की मैं तारिक खान जी के पास जा रहा हूँ। शबनम जी आपने बहुत बड़ी बात कही है, मैं चाहता हूँ कि इस पर तारिक जी भाई भी इन्वॉल्व हो जाए। तारिक भाई ये शबनम खान मुस्लिम नहीं है या देश की सियासत या सीए को समझ नहीं पा रही है? क्योंकि आपके नेता एसटी हसन तो कह रहे हैं कि ये भेदभाव हो रहा है। अब भेदभाव किस स्तर पर है सर? जो देश का कानून जो देश में लागू ही नहीं हो रहा है, बेसिकली वो बाहर के लोगों के लिए इंप्लीमेंट है ना, तो इससे देश के लोगों के साथ या मुस्लिमों के साथ कैसे भेदभाव है? तारिक भाई ठीक। हाँ। आपने कहा कि भाषण न दिया जाए, जनता को समझाया जाए, आपके दर्शकों को कि क्या है सीए। तो बीजेपी के प्रवक्ता ने भाषण ही दिया, मैं समझाता हूं क्या है। मेरा घर है 10x10 का, उसमें पहले से 5 लोग रहते हैं। आप चाह रहे हैं कि एक भाई मेरा, वो भी भाई है, 5 लोग रहते हैं बड़ी मुश्किल से 10x10 के घर में, तो 3 लोग और। तो जब 3 लोग आएंगे तो सबसे पहला पॉइंट कि वो जो 10 लोग पहले से रह रहे हैं वो अफेक्टेड होंगे या नहीं। यू आर टेलिंग दैट दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्टेड। इसको कैसे आप साबित करेंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा कि ये सांप्रदायिक नहीं है, जब उसमें ये कह दिया गया कि हिंदू माइनॉरिटीज ही को बनाया जाएगा, उसी वक्त वो सांप्रदायिक हो गया। पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट, आपने पूरी दुनिया में प्रताड़ित हिंदू हैं, मानता हूं इस बात को, सिर्फ 3 देश क्यों? पॉइंट नंबर 4, आप ये अखंड भारत की भी बात करते हैं, पार्लियामेंट में नक्शा